नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रिकी स्टडी पर। मैं हूं आपका दोस्त समीर कुमार और लेकर के आया हूं महा रिवीजन वीडियो। शायद आपने ऐसा वीडियो कभी नहीं देखा होगा। हिस्ट्री का ये महा रिवीजन वीडियो होगा और इसमें स्पेशली हम मॉडर्न हिस्ट्री कवर करेंगे क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन हिस्ट्री के यहीं से पूछे जाते हैं। ये वीडियो अपने आप में एक यूनिक वीडियो होने वाला है। इसमें कैसे अंग्रेज हमारे देश के अंदर घुसे, उसकी राजनीतिक व्यवस्था में अपनी जड़ें एकदम जमा दी और कैसे फिर हम उनसे आजाद हुए, ईच एंड एवरीथिंग पूरी स्टोरी यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। और ये सिर्फ एक स्टोरी नहीं होगी, इसमें जितने भी इवेंट्स हैं, हर एक इवेंट अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तो ईयर वाइज मैं कवर कर रहा हूं, एकदम सीक्वेंस से कवर करूंगा। और याद रखिएगा, जहां जरूरत होगी वहां मैं आपको डेट भी बताऊंगा। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं ना, 12 फरवरी सन 1922 की बात है। तो मतलब जहां जहां डेट्स इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको बताऊंगा और क्या क्या क्वेश्चन स्पेशली एसएससी पूछता है तो वो भी बताऊंगा। क्योंकि भाई मैं खुद ही एक्सपीरियंस कर चुका हूं एसएससी को। 20 क्वेश्चन मैंने किए थे और 20 के 20 मेरे सही थे। तो ये तारीफ नहीं कर रहा हूं, तारीफ आप करिएगा वीडियो को देखने के बाद। सही में, ठीक है। तो सीरियस एक्सपीरियंस के लिए ही मैंने ये वीडियो क्रिएट किया है। और ये अपने आप में एक बोल सकते हैं लास्ट टाइम, अगर अभी तक आपने हिस्ट्री नहीं पढ़ी है तो टेंशन ले रहे हो तो हिस्ट्री कहां से पढ़ें, इतना पढ़ लो ना। उसके बाद आप कॉन्फिडेंट होकर के जाइएगा। हिस्ट्री का क्वेश्चन ना हो तो आइएगा और इसी वीडियो को डिसलाइक कर दीजिएगा, चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा देखिए, हमारे देश मतलब अंग्रेज जो हमारे देश में अपनी जड़ें जमाने शुरू किए थे ना, दरअसल वो प्लासी के युद्ध से शुरू किया था। ध्यान रखिएगा, मैं स्टोरी के माध्यम से कोशिश कर रहा हूं कवर करने की, ताकि एक 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 पिक्चर सी चले। जैसे आप मूवी देखते हैं ना, वैसे आपके दिमाग में एक इमेज चले और अपने दिमाग को थोड़ा खोल के बैठिएगा ताकि चीजें आपके दिमाग में छपती हुई चली जाएं। तो शुरुआत करते हैं स्टोरी की। देखिए, अंग्रेज हमारे देश में कैसे घुसे। अंग्रेज आ तो गए थे सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करके, ठीक है। उसके बाद लेकिन वो सिर्फ व्यापार कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे वो समझ चुके थे कि इंडिया के जो लोग हैं उनमें एकता नहीं थी। तो ये समझ चुके थे और फिर शुरुआत जो इन्होंने की राजनीतिक व्यवस्था में दखल देने की, तो ये शुरुआत की थी प्लासी के युद्ध से। और प्लासी का युद्ध हुआ था सन 1757 को। तो मेन कहानी शुरू होती है 1757 से, मॉडर्न इंडिया की। अंग्रेजी अब ये प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ था ये पूछा जाता है, तो आपको याद रखना अंग्रेजों और बंगाल के नवाब थे उस वक्त, सिराजुद्दौला, इनके बीच में हुआ था। और इस जो प्लासी के युद्ध का अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था वो किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। अब रॉबर्ट क्लाइव ने नेतृत्व किया, अंग्रेजी सेना जो थी वो जीत गई थी, सिराजुद्दौला को इन्होंने पराजित कर दिया था। अब जब रॉबर्ट क्लाइव जीत गया था तो रॉबर्ट क्लाइव की पावर ना काफी ज्यादा बढ़ गई थी। तो रॉबर्ट क्लाइव को बना दिया गया बंगाल का गवर्नर। क्या बनाया गया? बंगाल का गवर्नर। तो पहला बंगाल का गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। अब यहां से सारी की सारी कहानी शुरू हो जाती है। उसके बाद फिर होता है 1764 का बक्सर का युद्ध। क्या? 1764 का बक्सर का युद्ध होता है और इस बार अंग्रेजी सेना एक तरफ थी और तीन सेना एक तरफ थी। अंग्रेजी सेना एक तरफ और तीन सेना एक तरफ। अब एक तरफ तो अंग्रेजी सेना थी, दूसरी तरफ कौन कौन सी थी? दूसरी तरफ थे बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट थे शाह आलम द्वितीय। तो इन तीनों सेनाओं ने मिलकर के अंग्रेजी सेना का मुकाबला किया, बट अनफॉर्चुनेटली तीनों ही हार गई सेनाएं। मिल करके भी नहीं जीत पाए अंग्रेजी सेना से, क्योंकि कुछ इनके ही बीच के जो घुसपैठिए थे, ठीक है, उन्होंने इनको हराने में मदद की अंग्रेजों की, इसलिए अंग्रेज यहां पर फिर से जीत गए। लेकिन इस बार जो बक्सर का युद्ध था इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था हेक्टर मुनरो ने। यह प्रश्न डायरेक्ट पूछा जाता है कि प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था, तो आप बताएंगे रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। लेकिन अगर बक्सर के युद्ध में पूछे अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था, तो आप बताएंगे हेक्टर मुनरो ने किया था। इतनी चीजें याद हो गई। माय डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज है जो कि आपको दे देता हूं। टेक्स्ट बुक पर एंड ऑफ सीजन सेल शुरू हो चुकी है और ये सेल चलने वाली है 28 से लेकर के 30 सितंबर 2024 के बीच में। इस सेल में जो 699 रुपए का टेक्स्ट बुक का पास प्रो होता है वो अभी आपको मिल जाएगा जस्ट 395 रुपए में, अगर आप मेरा कूपन कोड ट्रिक अप्लाई करते हैं। तो कूपन कोड ये जरूर याद रखिएगा, क्योंकि इसको अप्लाई करने के बाद ही आप इस डिस्काउंट का
एडवांटेज ले पाएंगे। देखिए, मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने हमेशा रिकमेंड किया है कि आप प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट जरूर लगाएं, क्योंकि आपको एक रियल एग्जाम का एक्सपीरियंस हो जाता है और आप एग्जाम में पैनिक नहीं करते हैं। वैसे टेक्स्ट बुक पर सब्जेक्ट वाइज, प्रीवियस ईयर और टॉपिक वाइज हर तरह के मॉक्स अवेलेबल हैं, लेकिन मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि आप प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट को ही लगाएं, क्योंकि ये आपको रियल एग्जाम का एक्सपीरियंस देते हैं और टेक्स्ट बुक पर सारी ही प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं। तो लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, वहां पर क्लिक करके आप टेक्स्ट बुक को डाउनलोड कर सकते हैं और जब कूपन कोड लगाना होगा तो वहां पर आप लगाएंगे ट्रिक, TRIC के ट्रिक, तो ये आपको डिस्काउंट का फायदा मिल जाएगा। और ध्यान रहे, ये सेल सिर्फ और सिर्फ 30 सितंबर तक ही है। उसके बाद अगर आप मुझे मैसेज करेंगे कि सर दोबारा कब शुरू होगी, तो मैं आपको कोई सही जवाब नहीं दे पाऊंगा। तो यही सही समय है, आप इस डिस्काउंट का फायदा ले सकते हैं। अब जब बक्सर का युद्ध भी ये जीत गए तो इनकी पावर और ज्यादा बढ़ गई। क्यों? क्योंकि जब बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ तो युद्ध काफी लंबा चला, और फिर जब ये तीनों सेनाएं हार गईं तो 1765 की संधि हुई थी, इलाहाबाद की संधि। याद रखिएगा, ये पूछा जाता है कि 1765 की संधि के समय भारत का मतलब बंगाल का गवर्नर कौन था। भारत अभी नहीं बोलेंगे, बंगाल का गवर्नर कौन था। तो उस वक्त रॉबर्ट क्लाइव ही बंगाल का गवर्नर था। कौन था? रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का गवर्नर था। हाँ, बीच में ये हट गया था, कुछ समय के लिए इंग्लैंड गया था, लेकिन फिर से ये वापस आ गया था 1765 में, तो ये फिर से बंगाल का गवर्नर बना था। तो सीधा प्रश्न आएगा, किस गवर्नर के कार्यकाल में इलाहाबाद की संधि हुई थी? रॉबर्ट क्लाइव उस वक्त था। अब इलाहाबाद की संधि क्या थी? अब अंग्रेजों ने हरा दिया था तीनों सेनाओं को, तो अब अंग्रेजों ने जब संधि की तो इन्होंने पूर्वी बंगाल, बिहार और उड़ीसा में कर एकत्रित करने का अधिकार ले लिया। अब ये टैक्सेस कलेक्ट करने लगे, मतलब वो भारत से ये पैसा वसूली करना शुरू कर दिए। तो यहां पर देख रहे हैं ना, एक पावर ले ली। अब यहीं पर जब ये इलाहाबाद की संधि हुई, ये पावर ले ली, तो रॉबर्ट क्लाइव ने द्वैध शासन की प्रणाली शुरू की। ठीक है, क्या? द्वैध शासन, धा लगाएंगे। द्वैध शासन क्या था कि इन्होंने मतलब अंग्रेजों ने ये बोला कि देखो पैसा वैसा तो हम इकट्ठा कर लेंगे, बाकी शासन आप करो, मतलब जो वहां के नवाब थे का आप शासन करो। बस शासन भी करना, मतलब एक पपेट बना दिया था अपना, और वो शासन करते थे, वो भी पैसा लेते थे जनता से ही, और ये खुद तो पैसा लेता था, और जो नवाब पैसा लेते थे जनता से टैक्स के रूप में, उसका भी कुछ परसेंटेज ये ले लेता था। तो कुल मिलाकर के जनता का बहुत ज्यादा शोषण हुआ। और ये द्वैध शासन किसने चलाया था? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, अब बता देना, रॉबर्ट क्लाइव ने शुरू किया था। ठीक, उसके बाद आता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। क्या आता है? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है। और अब यहां पर जब रेगुलेटिंग एक्ट आया तो ये बंगाल का जो गवर्नर था, इसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। क्या? बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और मैं एक खास बात बताऊं, मैं बंगाल मतलब ये गवर्नर, गवर्नर जनरल, वायसराय, इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूं, तो आप उसको देख लीजिएगा, तो आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी यहां पर मिल जाएगी। अब 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है, उसके बाद 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। क्या? कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। सीधे सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी, तो ईयर पूछा जाता है, तो 1774 आपको बताना है। और प्रथम जो न्यायाधीश थे वो कौन थे? एलिजा इम्फे, नाम याद रखना, एलिजा इम्फे प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? एलिजा इम्फे। इतना याद हो गया। फिर 1784 की घटना याद रखिएगा, इसमें विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी। सीधा प्रश्न पूछा जाएगा, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? विलियम जोन्स ने की थी। ईयर याद रखना, पूछा जाता है। 1800 में कोलकाता में या कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी। अब याद रखिएगा, जो फोर्ट विलियम कॉलेज यहाँ होता क्या था, तो यहाँ पर अंग्रेजों को शिक्षा दी जाती थी, हिंदी की शिक्षा दी जाती थी, संस्कृत की शिक्षा दी जाती थी। अब अंग्रेज देश में घुस चुके थे, तो इनको पूरे देश को कंट्रोल करने के लिए हिंदी भी तो आनी चाहिए थी। तो हिंदी की, संस्कृत की, भारतीय संस्कृति की, सभ्यता की, इन सब की जानकारी इनको दी जाती थी इसी फोर्ट विलियम कॉलेज में, यानी इनको पढ़ाया जाता था। ठीक है। फिर सती प्रथा का अंत याद रखिएगा, 1829 की घटना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। और विलियम बेंटिंग के द्वारा, इसमें राजा राम मोहन राय की मदद से सती प्रथा का अंत कर दिया था विलियम बेंटिंग ने। और विलियम बेंटिंग ही जो है ये भारत के मतलब बंगाल के आखिरी गवर्नर जनरल और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। कौन? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल पूछेगा कौन थे, तो विलियम बेंटिंग ही थे। मैंने फिर से मैं बता देता हूं, गवर्नर जनरल और वायसराय के ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बना दिया है। सारे गवर्नर, बंगाल के गवर्नर जनरल, वायसराय, ईच एंड एवरीथिंग, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने उसमें कवर कर लिए हैं। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूं प्लेलिस्ट का, वहां से देख लीजिएगा।
ठीक है। फिर पहली रेल लाइन जो शुरू की थी वो बॉम्बे से ठाणे के मध्य किसने शुरू की थी? डलहौजी ने। याद रखिएगा 1853 की बात है, पहली रेल लाइन शुरू हुई थी, पहली रेल चली थी। कब, कहां से कहां तक? बॉम्बे से ठाणे के बीच में चली थी। डलहौजी को मॉडर्न इंडिया का जनक बोला जाता है। किसको बोला जाता है? डलहौजी को। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स ये किसने चलाई थी? यानी हड़प नीति जो चलाई थी, किसने चलाई थी? डलहौजी ने ही चलाई थी। ये सारी पॉइंट्स याद रखिएगा। 1828 की बात करते हैं, ब्रह्म समाज की स्थापना की किसने की थी? तो बंगाल के जो राजा राम मोहन राय के द्वारा, मतलब बंगाल में की गई थी, राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। तो सीधा सीधा ये 1828 का पूछा जाता है, किसने की थी ब्रह्म समाज की स्थापना? तो ये की थी राजा राम मोहन राय ने। आप ऐसे याद रखिएगा, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। अब बी आर अम्बेडकर जी का नाम आपको याद रहता है ना, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, तो आप बी और आर, अब बोलते हैं ना अम्बेडकर जी को मोस्टली बी आर अम्बेडकर बोल देते हैं, तो बी और आर आपको हमेशा याद रहता है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो बी से ब्रह्म हो जाएगा, आर फॉर क्या हो जाएगा? राजा राम मोहन राय। ऐसे याद रख सकते हो, अगर याद है तो कोई दिक्कत नहीं, बट मैंने ऐसे याद रखा हुआ क्योंकि कंफ्यूजन हो जाता है आर्य समाज और ब्रह्म समाज में, तो मोस्टली लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं भी हो जाता था, इस तरह से मैंने याद रख लिया था। फिर बात कर लेते हैं आर्य समाज की, इसको मैंने ए डी करके याद रखा था। ए फॉर आर्य समाज, डी फॉर दयानंद सरस्वती, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन होता है। अगर आर्य समाज पूछते हैं तो कुछ लोग राजा राम मोहन राय टिक मार देते हैं, तो बिल्कुल गलती मत करना। छोटे छोटे क्वेश्चन है, अगर गलती कर दोगे तो बहुत पछताओगे। इसलिए छोटी छोटी चीजों को, अगर गलतियां हो रही हैं तो उनको पकड़ो और उनको सही कर लो। तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती जी ने की थी, ये बंबई में की थी। याद रखिएगा, सन याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। फिर 1885 में होती है कांग्रेस की स्थापना। एक अंग्रेज थे, इनका नाम था ए ओ ह्यूम। क्या नाम था? ए ओ ह्यूम। आई थिंक ये वाला सबको पता है, लेकिन कुछ पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पर और बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। कहां पर स्थापना हुई थी? तो ये बंबई में हुई थी, सबसे पहले याद रखना। और इसके अलावा इसमें कितने प्रतिनिधियों ने पार्टिसिपेट किया? तो जो पहला कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, 72 प्रतिनिधियों ने। कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी उस वक्त वायसराय कौन था? तो डफरिन था। कौन था? डफरिन था। उस वक्त वायसराय कौन था? डफरिन था। इतने पॉइंट्स आप याद रखिएगा। और पहले कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? डब्ल्यू सी बनर्जी, यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। ठीक है। और कांग्रेस के अधिवेशन पर भी ऑलरेडी मैं सेपरेट वीडियो बना चुका हूं, आप लोग देखना चाहें तो देखें, वैसे देख लें, बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट वाले अधिवेशन मैं इसमें कवर कर चुका हूं। फिर बात करते हैं 1905 की। अब कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी और कांग्रेस ने अपने आंदोलन शुरू कर दिए थे। अब उन आंदोलनों, अब यहां से मेन स्टोरी शुरू होगी। ठीक है, अभी तक मैंने कुछ ईयर वाइज आपको बताया, स्टोरी बीच में थोड़ी ब्रेक हो गई थी, लेकिन अब फिर से स्टोरी शुरू हो जाएगी, तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, कान खोल के दिमाग खोल करके बैठिएगा बस। अब बंगाल का विभाजन, अब देखिए, अब कांग्रेस की स्थापना हो गई थी तो धीरे धीरे क्या हुआ, आजादी के लिए जो थी वो मांग उठती गई। अब 1857 का विद्रोह यहाँ पे हो चुका था, वो आपको, मतलब मैं यहाँ पर मेंशन नहीं किया, वो थोड़ा सबको पता ही होता है कि 1857 का विद्रोह हुआ था। तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं 1857 का विद्रोह, वहां से ही क्या, मतलब देश को आजाद कराने की जो चिंगारी थी ना भारतीयों के अंदर, वो मतलब भड़क चुकी थी। अब कांग्रेस की स्थापना हो गई तो उसको और बल मिल गया। अब धीरे धीरे क्या है, लोग मतलब स्वाधीनता की तरफ बढ़ रहे हैं कि नहीं, हमको आजादी चाहिए। अब लेकिन अंग्रेज इस चीज से परेशान थे, अंग्रेज बिल्कुल नहीं चाहते थे कि देश को आजाद किया जाए। तो अंग्रेजों ने क्या किया, बंगाल का विभाजन, क्या किया, बंगाल का विभाजन किया। अब विभाजन करने से होगा क्या, देखो बंगाल में हिंदू और मुस्लिम दोनों रहते हैं। अब अगर जमीन में दरार डाल दोगे ना तो दिलों में भी दरार पड़ जाएगी, और अंग्रेजों ने इसी चीज का फायदा उठाया और बंगाल का विभाजन किया। तो बंगाल का विभाजन कब हुआ था, ये प्रश्न पूछा जाता है। तो 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, और उस वक्त वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन। कौन था? कर्जन था। अब याद रख लो, इसने कर्ज लेकर के बंगाल का विभाजन किया था, ऐसे याद रख लो अगर नहीं याद होता है तो। अब बंगाल का विभाजन हो गया तो भारतीयों ने विरोध किया, आंदोलनकारियों ने एक आंदोलन चलाया, स्वदेशी आंदोलन। अभी स्वदेशी आंदोलन क्या था, इसमें कहा गया कि सिर्फ और सिर्फ हम अपने देश की वस्तुओं का ही उपभोग करेंगे, जितनी भी विदेशी वस्तुएं होंगी उनका हम बहिष्कार करेंगे। तो ये था स्वदेशी आंदोलन, और इसमें जो विदेशी कपड़े थे इनकी होली भी जलाई गई थी। तो स्वदेशी आंदोलन कब चला था, तो ये 1905 की बात है, स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। फिर 1906 में अब मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई, क्योंकि कई सारे संगठन बन रहे थे देश को आजाद कराने के लिए। तो मुस्लिमों ने अपने हित को साधने के लिए, क्योंकि उन्होंने सोचा हमारा अपना अलग ग्रुप होना चाहिए, तो इन्होंने मुस्लिम लीग की स्थापना की। अब मुस्लिम लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई? आगा खां और सलीमुल्लाह खां के द्वारा ये मुस्लिम लीग की स्थापना
की गई। अच्छा, ये सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि ढाका में की गई, मतलब ये पूछा जाता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ की गई थी? ढाका में। अब आप कहोगे सर ढाका बांग्लादेश में, लेकिन पहले तो अखंड भारत हुआ करता था ना, बाद में ढाका अलग हो गया, वो अलग बात है, लेकिन पहले अपना ही पार्ट हुआ करता था। तो मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? कभी कभी आपको सिर्फ सलीमुल्लाह खां देखने को मिलेगा, लेकिन आगा खां और सलीमुल्लाह खां दोनों ने मिलकर की थी। ढाका में इसकी स्थापना हुई थी। अच्छा, एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि मुस्लिम लीग का हेडक्वार्टर कहां पर था? तो याद रखिएगा, मुस्लिम लीग का हेडक्वार्टर लखनऊ में था। स्थापना ढाका में हुई थी, बट हेडक्वार्टर पूछे तो लखनऊ आप बता दीजिएगा, ढाका टिक मत मारिएगा। समझ गए? आगे बढ़े। अब मुस्लिम लीग की भी स्थापना हो गई, कांग्रेस एक अलग बन गई, इसके अलावा और भी कई पार्टीज बनी, लेकिन अभी यहां पर इन्होंने मुस्लिम लीग बना ली, सारे मुस्लिमों ने मिल करके अपनी एक मुस्लिम लीग बनाई, ताकि ये भी अपना आजादी के अंदर अपना योगदान दे सके अपने तरीके से। फिर 1907 में सूरत का अधिवेशन हुआ। अब देश को आजाद कराने के लिए बीच बीच में कांग्रेस अपने अधिवेशन भी किया करती थी, ठीक है, ताकि सारे लोग एकत्रित हों और आगे की रणनीति बनाई जाए कि कैसे अंग्रेजों से निजात पाई जाए। इसी बीच हुआ एक सूरत अधिवेशन। सूरत कहाँ है? सूरत है गुजरात में। अब ये प्रथम कांग्रेस विभाजन हो गया। अब देखिए, इसमें सूरत अधिवेशन, देखिए दो दल हुआ करते थे, एक नरम दल और गरम दल, ठीक है, नरम दल और गरम दल। अब नरम दल, अब आपको पता है ना गरम दल के नेता कौन थे? लाल बाल पाल, है ना, लाला लाजपत राय, है ना, लाल बाल बाल गंगाधर तिलक, और पाल यानी विपिन चंद्र पाल, और एक अरविंद घोष का नाम भी ऐड कर लीजिएगा। तो नरम दल और गरम दल, नरम दल क्या थे? वो कहते थे कि हम मतलब रिक्वेस्ट करके देश को आजाद करा लेंगे, अहिंसा को माध्यम बना करके देश को आजाद करा लेंगे। लेकिन गरम दल के जो नेता थे वो ये कहते थे कि देखो, जो जिस भाषा में समझो उसको उसी भाषा में समझाओ, ठीक है, मतलब अंग्रेज हमारे साथ सख्ती से पेश आ रहे हैं, तो यार हमको भी उनको ना उसी भाषा में समझाना चाहिए। तो यहाँ पर दो दल हुआ करते थे। तो जो सूरत का अधिवेशन हुआ था, इसमें दरअसल गरम दल वाले जो थे वो चाहते थे कि बाल गंगाधर तिलक को जो है वो बनाया जाए नेता। मतलब जो अधिवेशन होने वाला था, दरअसल ये सूरत में होना ही नहीं था, ये पुणे में होने वाला था। तो नरम दल के जो गरम दल के नेता थे ये चाहते थे कि बाल गंगाधर तिलक जो है इसकी अध्यक्षता करें। बाल गंगाधर तिलक अध्यक्षता ना कर पाए, इसीलिए नरम दल वालों ने इस अधिवेशन को ऑर्गेनाइज ही सूरत के अंदर करवा दिया। अब सूरत में ऑर्गेनाइज हुआ तो फिर यहाँ पे जो अध्यक्ष बन गए वो बन गए रास बिहारी घोष, और ये थे नरम दल के। और इसी वजह से नरम दल और गरम दल में काफी मतभेद हुआ करते थे, और यहीं पर हो गया कांग्रेस का विभाजन। विभाजन मतलब नरम दल और गरम दल हो गए, आपस में अलग हो गए। उन्होंने कहा आप अपना देखो, आप अपने तरीके देश आजाद कराएंगे। गरम दल बोली, नरम दल बोले ठीक है भाई, अपने तरीके से आप करवा लीजिए। तो ये यहाँ पर थोड़ा विभाजन हो गया, कांग्रेस का विभाजन। तो पूछा जाता है, अब इसको याद रखो, 7 से 7 और 7 से सूरत। तो सीधा पूछेगा कि सूरत अधिवेशन कब हुआ था? बता देना, 1907 में हुआ था। क्या हुआ था? इसकी खास बात ही प्रथम विभाजन हुआ था, यानी नरम दल और गरम दल अलग हो गए थे। कहानी को पकड़ के रखो, ठीक है। देखो, जो अंत तक बना रहेगा उसको पूरा मॉडर्न इंडिया तैयार हो जाएगा। जो बोर हो जाएगा वो फिर बोर हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। मैं तो भाई ऐसे पढ़ाऊंगा, आराम से पढ़ाऊंगा, और आपको स्टोरी के माध्यम से पढ़ाऊंगा। ध्यान से सुनो, सारी चीजें कवर हो जाएंगी। अभी तो शुरुआत है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अब याद रखना, सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? रास बिहारी घोष ने की थी। ध्यान रहे, घोष है, एग्जाम में आपको रास बिहारी बोस भी दिया होगा, टिक मत मार देना, वो अलग पर्सन है। ये है रास बिहारी घोष, इसलिए मैंने बताया क्योंकि कंफ्यूज करने के लिए बोस दे देता है। बोस भी हैं लेकिन वो अलग पर्सन है, उनकी बात हम यहाँ पर अभी नहीं करेंगे। फिर 1909 में आया मार्लिमेंटो अधिनियम, ठीक है। अब इसमें विभाजन हो गया, कांग्रेस में नरम दल और गरम दल में विभाजन हो गया। अब अंग्रेज क्या चाहते थे? भाई और लड़ जाओ तुम लोग, जितना तुम लोग लड़ोगे उतना फायदा होगा। अब मार्लिमेंटो एक्ट लिया है अंग्रेज, भाई मार्लिमेंटो एक्ट लिया है। मिंटो वायसराय थे, मार्ले कौन थे? मार्ले भारत मतलब सचिव होते थे, मतलब स्टेट सेक्रेटरी बोला करते थे इनको, ठीक है, राज्य सचिव बोलते थे। तो भारत के एक राज्य सचिव भी होता था जो भारत के शासन में, मतलब जो इंग्लैंड गवर्नमेंट होती थी, इंग्लैंड की गवर्नमेंट थी, उन्होंने एक सचिव भी अपॉइंट किया था भारत में, जो शासन को मतलब मजबूती प्रदान करता था और काफी मतलब उत्तरदायी होता था गवर्नमेंट के लिए। तो यहाँ पर उस वक्त जो स्टेट सेक्रेटरी था वो था मार्ले, और उस वक्त जो वायसराय था वो कौन था? मिंटो। तो दोनों ने मिल के पास किया एक एक्ट, और इसको बोला मार्ले मिंटो एक्ट। ये 1909 की बात है, ये खास है। खास काहे है? इन्होंने सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे दिया। क्या? सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे दिया। अब आप कहोगे सर सांप्रदायिकता क्या होती है? कुछ लोग को यही नहीं पता होगा। धर्म के आधार पर जब झगड़े हो जाए ना, उसको सांप्रदायिकता कहते हैं। तो इन्होंने क्या किया, हिंदू मुस्लिम में भी मतलब
अब देखो यहाँ पे नरम दल गरम दल आपस में अलग हो गए। अब इन्होंने सोचा हिंदू मुस्लिम को भी लड़वा दे तो कितना अच्छा है, तो इन्होंने एक्ट पारित किया पार्लियामेंट, और इन्होंने कहा जो इलेक्शन होंगे, जो मुस्लिम बाहुल इलाका होगा, क्या जो मुस्लिम बाहुल्य इलाका होगा उसमें जो नेता होगा वो मुस्लिम होगा और उसको वोट भी मुसलमान ही करेंगे। यानी मुस्लिमों के लिए एक पृथक निर्वाचन क्षेत्र दे दिया इन्होंने, पृथक निर्वाचन मंडल दे दिया एक तरीके से। तो अब भाई अब देखिए, अब मुस्लिम क्षेत्र है तो ऐसा तो है नहीं कि खाली मुस्लिम रहते होंगे, हिंदू भी तो रहते होंगे। अब हिंदू क्षेत्र है, हिंदू बाहुल इलाका है, तो ऐसा तो नहीं कि सारे के सारे हिंदू ही रहते होंगे। बाहुल इलाका मतलब मोस्टली हिंदू है लेकिन कुछ तो मुस्लिम होंगे। अब यहाँ मुस्लिम बाहुल इलाका है तो कुछ तो हिंदू रहते होंगे। अब हिंदू सोचेंगे यार मुस्लिम अगर शासक बना तो ये हमको मतलब थोड़ा प्रताड़ित करेगा। हिंदू सोचेंगे, अब मुस्लिम सोचेंगे यार हम यहाँ पर संख्या में कम है तो हिंदू शासक बन जाएगा तो हो सकता है हमको प्रताड़ित करे। तो कुल मिलाकर के टिकड़म भिड़ा के अंग्रेज ना बस लड़वाना ही चाह रहे थे, और बस इन्होंने ये कर भी दिया। और 1909 में याद रखिएगा सांप्रदायिकता का जनक किसको माना जाता है पूछा जाएगा, बता देना मिंटो को माना जाता है। क्वेश्चन पूछा गया इसलिए बता रहा हूं, समझ गए ना। सांप्रदायिकता का जनक किसको बोलते हैं? मिंटो को बोलते हैं। ठीक, अब ये सब हो रहा था, इधर क्या हुआ, एक मतलब ये राजा साहब थे जॉर्ज पंचम, तो इनका मूड हो गया भारत घूमने का, तो दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया 1911 में, और इनके स्वागत में गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया इनके स्वागत में। जॉर्ज पंचम आए थे और इनकी दुल्हन आई थी मैरी। ठीक है, तो याद रखिएगा ये दोनों लोग आए थे। इनका विरोध भी हुआ था, बम तक फेंक दिया गया था इनके ऊपर। अब उसके हम चर्चा नहीं करेंगे, फिलहाल याद रखना दिल्ली दरबार का आयोजन 1911 में हुआ था। खास बात ये थी बंगाल विभाजन रद्द हो गया, क्योंकि बंगाल विभाजन का बहुत ज्यादा विरोध किया गया था। बंगाल विभाजन का रद्द कर दिया गया, तो बंगाल विभाजन रद्द हो गया। और उस वक्त वायसराय कौन था? लॉर्ड हॉर्डिंग। हॉर्डिंग लगाई गई बड़ी बड़ी कि भैया लो, परेशान थे बंगाल विभाजन के लिए, लो रद्द कर दिया। ये मैं आपको पढ़ाने के लिए बता रहा हूं, ऐसा कुछ हुआ नहीं था, हॉर्डिंग लगाई नहीं गई थी। दरअसल इसका नाम लॉर्ड हॉर्डिंग था, इसलिए याद करवाने के लिए बोल रहे हैं। बंगाल विभाजन रद्द हुआ, उस वक्त वायसराय कौन था? लॉर्ड हॉर्डिंग था। अब इन्होंने बंगाल विभाजन रद्द करिए, ये मत सोचना कि बड़े अच्छे आदमी हैं। इन्होंने उड़ीसा और बिहार को बंगाल से अलग कर दिया, देख लो, है ना। इसको बोलते हैं, छोड़ो यार क्या ही बोले। अब एक चीज और याद रखना, जब दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था 1911 में, तभी राजधानी जो थी ना भारत की, वो कोलकाता हुआ करती थी, और 1911 में राजधानी को कोलकाता से दिल्ली लाने की घोषणा कर दी गई। यानी दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा कब की गई थी? 1911 में, और 1912 में दिल्ली को राजधानी बना दिया गया था। याद रखना, भारत की राजधानी दिल्ली बन गई कब? 1912 में बनी थी। घोषणा कब हुई थी? 1911 में हुई थी। ये पॉइंट्स आप यहां पर याद रखिएगा, जो कि मैंने यहां पर मेंशन नहीं किए हैं। अब हम बात कर लेते हैं कामागाटा मारू प्रकरण। ये क्या है कामागाटा मारू? इसको बजबज प्रकरण भी बोलते हैं। क्या कहते हैं? बजबज प्रकरण। अब आप कहोगे सर कौन कौन से शब्द लेकर के आ रहे हो? जब एग्जाम में दिख जाएगा ना तब आप मुझको याद रखोगे सर कौन कौन से शब्द लेकर के आ रहे हैं। ध्यान से सुनो, कामागाटा मारू क्या है? सीधा सीधा प्रश्न यही पूछता है। अब आपको दे देगा बहुत सारे ऑप्शन, छोड़ो ऑप्शन क्या, बस याद रखो कामागाटो मारू क्या है? एक जहाज है। क्या है? एक भाप से चलने वाला जहाज है, कि स्ट्रीम मतलब पानी वाला जो जहाज होता है भाप से चलने वाला, ये वही जहाज है। अब कामागाटा मारू था क्या? एक प्रकरण था, एक घटना थी, बड़ी दुखद घटना थी। 1914 की बात है। उस वक्त यूएसए और कनाडा वगैरह ने जो भारतीय व्यक्ति थे उनको मतलब अपने यहाँ प्रवेश पर प्रतिबंध लगा रखा था। और उसी वक्त की बात है, भाप शक्ति से चलने वाला एक जापानी समुद्री जहाज था कामागाटा मारू। इसे हांगकांग में रहने वाले एक थे बाबा गुरदीप सिंह। क्या नाम था इनका? बाबा गुरदीप सिंह। नाम वैसे याद भी नहीं रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पूछा नहीं जाता इनका नाम, बस ये जरूर पूछा जाता है। अब स्टोरी आई है तो बताऊंगा, ठीक है। तो बाबा गुरदीप सिंह थे, इन्होंने इस जहाज को किराए पर लिया, कहीं कहीं खरीदा भी बोलते हैं। तो आप याद रखो बाबा गुरदीप सिंह ने एक जहाज खरीदा जिसका नाम था कामागाटा मारू। और जहाज में पंजाब के करीब व्यक्ति थे 376 व्यक्ति इनको बैठाया। और 4 अप्रैल 1914 की बात है। क्या? 4 अप्रैल सन 1914 की बात है, इनको बैठाया और रवाना हो गए वैंकूवर के लिए। कहां के लिए रवाना हो गए? मेरे पास स्पेस थोड़ा कम है बट मैं इधर उधर लिख रहा हूं, बाद में इरेज कर दूंगा। वैंकूवर यानी ये कनाडा में एक प्लेस है। अब ये निकले तो थे 4 अप्रैल 1914 को, पानी के जहाज से टाइम तो लगता ही है, तो पूरा अप्रैल चले और फिर ये 23 मई को पहुंच गए। क्या? 23 मई 1914 को ये पहुंच गए कनाडा।
लेकिन वहां पर तो प्रवेश प्रतिबंधित था। तो वहां पर जो कनाडा के लोग थे उन्होंने क्या किया, जो वहां के अंग्रेज थे, मतलब अंग्रेजी तो वहां पे हुआ कर सब कहीं, तो इन्हीं का शासन था। तो इन्होंने क्या किया, सिर्फ 24 लोगों को उतरने का मौका दिया, सिर्फ 24 लोगों को उतारा और बाकी लोगों को कहा तुम वापस चले जाओ, जाओ निकलो वापस। तो इनको वापस भेज दिया बाकी लोगों को। और फिर अब ये क्या करें, तो भाई अपने ही देश आएंगे ना, कहीं और तो जाएंगे नहीं। फिर ये वापस लौट करके आए और इनका जहाज आया कोलकाता पर। कोलकाता का एक घाट था, मतलब बंदरगाह पे उतरता है। तो ये बजबज घाट पे उतरे। कहां पर उतरे, बजबज घाट पर ये उतरे। ठीक है, और जैसे ही ये उतरे अंग्रेजों ने गोलीबारी कर दी। क्या, अंग्रेजों ने गोलीबारी कर दी और 19 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। ये 27 सितंबर की बात है। 27 सितंबर को ये बजबज घाट पर पहुंचे थे कलकत्ता के, और जैसे यहां पर पहुंचे अंग्रेजों ने गोलीबारी कर दी, 19 लोगों की मौत हो गई थी। और ये खबर पूरे देश में फैल गई और इसने भी, इस घटना ने भी काफी ज्यादा मतलब आक्रोश पैदा कर दिया था पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ। तो ये चीज याद रखिएगा। और रिसेंट की बात है, अभी बहुत ज्यादा साल नहीं हुए, अभी एग्जैक्टली मुझे ईयर नहीं याद है, कुछ साल पहले की ही बात है। इस कामागाटा मारू प्रकरण के लिए अभी जल्दी की बात है, कनाडा ने माफी मांगी थी। जी हाँ, अभी जल्दी की बात है, कनाडा ने इस प्रकरण के लिए माफी भी मांगी थी। चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं। तो ये तो था, आजादी की लहर और बढ़ गई। अब एंट्री होती है गांधी जी की। ठीक है, गांधी जी आते हैं साउथ अफ्रीका से वापस। ठीक है, क्योंकि गांधी जी साउथ अफ्रीका गए थे और अब यहां पर आ गए हैं वापस 9 जनवरी सन 1915 को। और 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस हर साल मनाया जाता है। तो ये प्रश्न डायरेक्ट आता है कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाते हैं, तो प्रवासी भारतीय दिवस हर साल 9 जनवरी को मनाया जाता है। और 9 जनवरी 1915 को ही गांधी जी वापस आए थे और उसी दिन की याद में 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। अब जब गांधी जी वापस आए थे तो इनके जो गुरु थे, मतलब राजनीतिक गुरु बोलते हैं, जीके गोखले, यानी गोपाल कृष्ण गोखले इनके राजनीतिक गुरु थे। उन्होंने बोला कि गांधी जी आ तो गए हो लेकिन चुप्पे चाप बैठे हो, ठीक है, कुछ करना नहीं है आपको, मतलब 1-2 साल रुको केवल और देखो भारत की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक मतलब क्या स्थितियां हैं और अंग्रेजों की रणनीति क्या है उसको समझो, उसके बाद इनसे लड़ने के लिए खुद को तैयार करो। तो 1-2 साल आपको कुछ नहीं बोलना। अब गांधी जी 1915 में आए, कुछ नहीं बोले, केवल ऑब्जर्व करना शुरू किए। कहीं कोई भाषण नहीं, कहीं किसी आंदोलन में शामिल होना नहीं, कुछ भी नहीं किए, सिर्फ 2 साल ये ऑब्जर्व किए, सारी सिचुएशंस को ऑब्जर्व किए। तो आप देखोगे ना, जब गांधी जी शुरुआत किए थे ना अपने आंदोलन की, 1917 में शुरुआत किए थे, तो 2 साल ये कुछ भी नहीं किए, सिर्फ ऑब्जर्व किए। तो अब गांधी जी का हो गया। अब यहाँ पर 1907 में मैंने आपको बताया था एक सूरत में अधिवेशन हुआ था। ठीक है, सूरत में अधिवेशन हुआ था। अब नरम दल गरम दल अलग हो गए थे। ठीक है, अब हुआ क्या, अरे भाई मिट जाओ। एनी बेसेंट ने कोशिश की कि देखो भाई, अगर देश को आजाद कराना है तो नरम दल और गरम दल को एक साथ आना होगा। तो एनी बेसेंट ने बहुत प्रयास किया था इसके लिए। तो लखनऊ अधिवेशन हुआ सन 1916 में और फिर हुआ क्या, नरम दल और गरम दल एक हो गए, यानी कांग्रेस का फिर से मतलब एकीकरण हो गया और इसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में भी समझौता हो गया था। तो ये लखनऊ अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। किसने की थी, अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। याद रखिएगा, बहुत पूछा जाता है सन 1916 की अध्यक्षता किसने की थी, तो ये अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। कहां हुआ था, लखनऊ में हुआ था। और घटना क्या हुई थी, इसमें नरम दल गरम दल एक हो गए थे और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में भी समझौता हो गया था। फिर 1916 में होम रूल लीग की शुरुआत की किसने, ये की थी बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने। किसने की थी, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। ये प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। देखिए जितने भी पॉइंट्स हैं ना, अपने आप में आप में एक प्रश्न के बराबर है। मैं चाहता इनको प्रश्न के फॉर्म में देता और आपको 500 क्वेश्चन प्रोवाइड करवाता और थंबनेल पे लगाता मॉडर्न इंडिया के 500 क्वेश्चन और आप इसको आराम से देखते। ठीक है, लेकिन मैं आपको एकदम स्टोरी के माध्यम से थ्योरेटिकल वे में प्रोवाइड करवाने की कोशिश कर रहा हूं। अब होम रूल लीग की बात तो आपने सुना तो बहुत कुछ होगा, लेकिन आपको पता नहीं होगा जहां तक होम रूल लीग होता क्या है। होम रूल मतलब अपने ही देश में रह करके अपने ही देश का शासन करना। मतलब हम रहे तो अपने ही देश में रहे थे, लेकिन शासन अंग्रेज कर रहे थे। तो होम रूल मतलब अंग्रेजों से ये बोला गया कि भाई कुछ ऐसे नियम कानून बनाए जाएं ताकि हम अपने देश की राजनीतिक स्थिति में, ये जो राजनीति है उसमें पार्टिसिपेट कर सकें, हम अपने देश को चलाने में, राजनीति में घुस करके सहयोग प्रदान कर सकते हैं, यानी कुल मिलाकर के हम भी अपने देश को चला सकें। हमको ऐसी शक्तियां चाहिए, संवैधानिक रूप से हमको वो अधिकार चाहिए। तो यही था होम रूल लीग।
और होम रूल लीग का जो प्रोविजन था ये लिया कहां से गया था, ये जो कॉन्सेप्ट था ये आयरलैंड से लिया गया था। तो याद रखना होम रूल लीग का कॉन्सेप्ट कहां से लिया गया था, आयरलैंड से लिया गया था। अब हम बढ़ते हैं 1917 की तरफ। 1916 में बड़ा मेहनत किया किसने, एनी बेसेंट ने, और 1917 में एनी बेसेंट ही कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्ष बनी। प्रथम प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, एनी बेसेंट। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, इवन मेरी खुद की शिफ्ट में प्रश्न पूछा गया था कि प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी इंडियन नेशनल कांग्रेस अधिवेशन की, तो ये थी एनी बेसेंट, और ये हुआ था सन 1917 में, कलकत्ता में हुआ था। याद रखिएगा कहां हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। तो सीधे सीधा पूछा जाए प्रथम महिला अध्यक्ष तो आप एनी बेसेंट बताएंगे, लेकिन अगर प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछेंगे तो आप क्या बताएंगे, सरोजनी नायडू। वो मैं आगे आपको बता दूंगा। अब आता है 1917, ठीक है। अब देखिए एनी बेसेंट के बाद अब 1917 में इंपॉर्टेंट होंगे गांधी जी। मैंने आपको बोला था सन 1915 में गांधी जी आ गए थे, साउथ अफ्रीका से वापस आ गए थे, और 2 साल इन्होंने पूरा एनालिसिस किया। अब 1917 में गांधी जी एक्टिवेटेड हो जाएंगे, और फिर यहां से गांधी जी के कई सारे आंदोलन आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो गांधी जी का जो प्रथम आंदोलन था वो था चंपारण सत्याग्रह, जो कि चंपारण की बात करें, चंपारण बिहार में पड़ता है। तो यहां पर किसानों के लिए गांधी जी ने आंदोलन किया था, और गांधी जी को इनवाइट किया था या मना लिया था इस आंदोलन के लिए राजकुमार शुक्ल ने। इनका नाम जरूर याद रखिएगा, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि किसने गांधी जी को चंपारण सत्याग्रह के लिए मनाया था या राजी किया था या इनवाइट किया था, ये थे राजकुमार शुक्ल। तो इनका नाम इंपॉर्टेंट है, आपको हर हाल में ये नाम याद रखना होगा। अब 1917 में था क्या, तिनकठिया प्रथा के विरोध में जो है गांधी जी ने अपना चंपारण सत्याग्रह शुरू किया था। यह पूछा जाता है गांधी जी का भारत में प्रथम आंदोलन कौन सा था, तब भी आपको चंपारण सत्याग्रह ही बताना है, ईयर याद रखिएगा 1917। अब ये शब्द आ रहा है ना तिनकठिया प्रथा, ये तिनकठिया क्या थी, देखिए जो अंग्रेज थे वो जो भारतीय किसान थे या बिहार के जो किसान थे उनसे क्या करवाते थे, यहाँ पर ये कहते थे कि आपको 3/20 भूमि पर नील की खेती करनी है। क्या, नील की खेती, जो इंडिगो की फार्मिंग होती है उसकी खेती करनी है। अब नील से उनको बहुत ज्यादा फायदा होता था, वो यहाँ किसानों से नील उगवाते थे, नील पैदा करवाते थे, उसके बाद उसको बेच करके मोटा मुनाफा कमाते थे। अब आप सोचोगे कि सर मोटा मुनाफा कमाते थे तो कुछ किसानों को भी देते थे, बहुत कम देते थे किसानों को, ना के बराबर। तो और उनको मजबूर करते थे कि वो अपने 3/20 भूमि पर नील की खेती करें। और अब किसानों को प्रॉब्लम ये थी कि जिस भूमि पर नील की खेती करो वो जो है धीरे धीरे बंजर होती चली जाती थी, यानी उसकी उपजाऊ जो शक्ति थी वो कम हो जाती थी। अब अगर हर साल वो 3/20 भाग पे करते रहेंगे तो पता चला धीरे धीरे पूरा खेती अनुपजाऊ हो गया, तो किसान तो कहीं के नहीं रहेंगे, और उस वक्त तो खेती ही एकमात्र सहारा हुआ करती थी। इसलिए जो किसान थे वो काफी ज्यादा परेशान थे, और गांधी जी ने ये चंपारण सत्याग्रह चला करके वहां के किसानों को इस समस्या से निजात दिलवाया था, तिनकठिया प्रथा से निजात दिलवाई थी। तो याद रखना तिनकठिया प्रथा भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। अब बढ़ जाते हैं नेक्स्ट आंदोलन की तरफ। जो अगला आंदोलन था गांधी जी का था वो था अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। अब ये मिल मजदूर आंदोलन, अच्छा एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि गांधी जी का वो कौन सा आंदोलन था जिसमें सबसे पहले गांधी जी ने भूख हड़ताल का प्रयोग किया था, तो ये वही अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन था। प्लेग बोनस के लिए जो अहमदाबाद के मजदूर थे उन्होंने ये आंदोलन किया था और लीड किया था गांधी जी ने, और गांधी जी ने इसमें भूख हड़ताल का मतलब जो कहते नहीं अनशन पे बैठ जाना उसका यहाँ पर प्रयोग किया था, और ये भी सफल आंदोलन रहा था गांधी जी का। और 1918 में ही खेड़ा आंदोलन गांधी जी ने किया था। देखिए अब एग्जाम में जो पूछा जाता है ना वो जो ईयर है ना इनका सीक्वेंस पूछा जाता है। अब आपको 3-4 आंदोलन दे दिया, असहयोग आंदोलन, चंपारण आंदोलन, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, तो आपसे कहेंगे इसका किस सीक्वेंस में गांधी जी ने किया था, सन के हिसाब से आप उसको सीक्वेंस लगाइए। तो ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको पता है ना सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह, फिर अहमदाबाद मिल मजदूर, फिर खेड़ा आंदोलन, तो ये 3 आप याद रखिए, बाकी आपको याद हो जाएगा ऑटोमेटिक। अभी हम आगे पढ़ेंगे असहयोग आंदोलन, नमक आंदोलन, सत्याग्रह आंदोलन, ये सारे भी आप इजीली कर ले जाओगे। मोस्टली जो कंफ्यूजन होता है वो अहमदाबाद और खेड़ा में होता है, अब क्योंकि दोनों ही 1918 में हुए थे तो कुछ लोग खेड़ा पहले करते हैं। अब देखो अल्फाबेट में आप पढ़ोगे एबीसीडी पढ़ते हो ना तो उसमें ए पहले आता है या के आता है, तो आप कहोगे ए आता है, तो इसी तरह से याद रखो अहमदाबाद पहले हुआ था फिर खेड़ा हुआ था। तो ये सीक्वेंस याद रखना इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है।
ठीक है। अब आगे बढ़ जाएंगे 1919 की। अब देखें गांधी जी काफी सारे आंदोलन चला रहे हैं, अंग्रेजों की नाक में दम कर रखा है सभी लोगों ने। अंग्रेज काफी परेशान होगा भाई इस चीज से, तो अंग्रेजों ने कुछ नया फंडा अपनाना शुरू कर दिया। अब इन्होंने पारित किया रॉलेट एक्ट, इसको काला कानून, बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून बोलते हैं। मतलब अगर कोई भी व्यक्ति आंदोलन कर रहा है या उनको शक भी हो जाए कि ये हमारे अगेंस्ट जा रहा है अंग्रेज लोगों को, सीधा उनको उठा के जेल में बंद कर दो, कोई केस चलाना नहीं, कोई एफआईआर करनी नहीं है, कुछ नहीं करना है, ठीक है, बस सीधा जाके ले जाके बंद कर दो जेल में। तो इस तरह का कानून इन्होंने यहाँ पर चलाया रॉलेट एक्ट, और इसका बहुत ज्यादा विरोध हुआ भारत के अंदर, और इसे ही काला कानून बोलते हैं। और कहीं ना कहीं जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसकी जो मेन जड़ थी ना, ये रॉलेट एक्ट ही था। तब मैं आपको बताता हूँ, रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे, सभी लोग कर रहे थे। तो उनमें जो सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक, दो कांग्रेसी नेता थे, ये भी विरोध किए थे, और इनको अंग्रेजों ने क्या किया, उठा करके जेल में बंद कर दिया। ठीक है। अब इनकी ही रिहाई के लिए 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा बुलाई गई थी इनकी रिहाई के लिए। और ये बात पता चल गई थी किसको, जनरल डायर को। तो उस वक्त जो एकदम सब कानून व्यवस्था देख रहा था, वो देख रहा था जनरल डायर, उसी के पास चार्ज था। उसको जब ये बात पता चली कि वहां पर सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए हैं विरोध प्रदर्शन करने के लिए, जबकि ये एक शांतिपूर्वक प्रदर्शन था, तो उसने क्या किया, सीधा आदेश दे दिया कि सबके ऊपर गोलियां चला दो। और वहां पर निहत्थी भीड़ के ऊपर इस जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी और सैकड़ों लोग मारे गए थे उसमें। कहते वहां पे कुआं भी था, कुछ लोग तो उस कुएं में कूदे ताकि उनको गोली ना लगे, और वहां पर बहुत सारे लोग कुएं में कूदे और काफी लोगों की मृत्यु वहां पर हो गई थी। और इस जनरल डायर ने जो करवाया था, ये कुकृत्य करवाया था, इसकी जांच के लिए एक कमेटी बनाई अंग्रेजों ने। इस कमेटी के नाम था हंटर कमेटी। तो याद रखिएगा, पूछा जाता है हंटर कमेटी किस लिए बनाई गई थी, तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनवाई गई थी। और एक अफसोस की बात जानते हैं क्या, इस हंटर कमेटी ने क्या कहा, जनरल डायर निर्दोष है। और इसके अलावा अंग्रेजी जो सरकार थी उसने स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया था इस जनरल डायर को। तो ये मतलब आगे बढ़ जाते हैं, अब ज्यादा हम लोग इस मुद्दे पर चर्चा नहीं करेंगे वरना मामला यहाँ पर गर्म हो जाएगा। 1919 की बात कर लेते हैं। भारत परिषद अधिनियम पारित किया अंग्रेज सरकार ने। तो इसमें इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी बोलते हैं। मॉन्टेग्यू जो था उस वक्त स्टेट सेक्रेटरी था, चेम्सफोर्ड उस वक्त वायसराय हुआ करता था। तो इन्होंने भारत परिषद अधिनियम या फिर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पारित किया। ये क्या था, इसमें मोस्टली जो पूछा जाता है प्रश्न, ये पूछा जाता है कि इसमें प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था लागू की गई थी। तो जब ये कानून आया था, और हाँ, यही वो कानून था जिसके माध्यम से महिलाओं को वोट करने का अधिकार दिया गया था, और प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था। द्वैध शासन मतलब दोहरी सरकार, मतलब जैसे प्रांत जो होते थे वहां के जो मेन विषय हैं, जैसे कि कर इकट्ठा करना हो गया है ना, टैक्सेस कलेक्ट हो गया है ना, और इसके अलावा रक्षा का विषय हो गया, मतलब जो मेन विषय है वो सरकार अपने पास रखेगी। और जो छोटे मोटे विषय हैं जैसे साफ सफाई का ध्यान रखना, लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना, जो छोटे मोटे विषय हैं वो प्रांत में किसी अधिकारी को अपॉइंट करके उनको दे दिया काम करने के लिए, या उनका कोई नुमाइंदा करेगा, ठीक है, बाकी के काम वो खुद करेंगे। तो ये होता था द्वैध शासन, ठीक है। तो ये यहाँ पर चालू किया। अच्छा, एक खास बात बताऊं, एग्जाम में क्या पूछा जाता है यहाँ पर, ये आपको सबसे पहले ध्यान देना चाहिए। एग्जाम में सीधा ये पूछेगा कि किस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई थी। तो याद रखना, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919 की बात है। और ये भी प्रश्न पूछता है कि किस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त की गई थी। तो ये सन 1935 था, ठीक है। 1935 अभी हम आगे पढ़ेंगे, यहाँ पर दिखा देता हूँ। 1935 आ जाओ भाई, 1935 बहुत आगे बढ़ गए हम लोग। हाँ, ये भारत सरकार अधिनियम यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बारे में फिर से चर्चा करेंगे, इसीलिए बोल रहा हूँ वीडियो को देखते रहो। वीडियो पूरा कंप्लीट होते होते आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा, और क्या क्या प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, मैं उन चीजों पर भी यहाँ पर लगातार चर्चा कर रहा हूँ। देखो, प्रांतों में द्वैध शासन शुरू कब किया गया था, 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, ठीक है। दूसरा, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था, और केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था को शुरू किया गया था। तो ये सीधा सीधा पूछा जाता है। मैंने खुद ये प्रश्न गलत कर रखे हैं मॉक टेस्ट में, रियल में नहीं। मॉक टेस्ट में मैंने ये प्रश्न गलत किए थे, तो मैंने फिर इन चीजों को बहुत डीपली पढ़ा,
तो मुझे समझ में आया कि हाँ एग्जैक्टली कैसे कैसे क्वेश्चन घुमा के पूछता है एग्जामिनर। अब मैंने गलती की है तो आप मेरी गलतियों से सीख सकते हैं, या फिर आपकी मर्जी, आप खुद भी गलतियां करके सीख सकते हैं, लेकिन वो भारी पड़ जाएंगी एग्जाम में। तो सीधा प्रश्न पूछेगा, कब प्रांतों में हुआ द्वैध शासन? 1919। खत्म कब हुआ? 1935। रिपीट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि भाई इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बढ़ जाते हैं आगे हम लोग। अब देखिए, हर तरफ से अंग्रेजों के ऊपर प्रेशर आ रहा है, ठीक है, लेकिन अंग्रेजों का शासन भाई हर जगह है, इनकी मजबूत पकड़ बनी हुई है। पूरी दुनिया पे एक तरीके से बोल सकते हैं इनका शासन था। और यहां तक बोला जाता है कि इनके शासनकाल में, अंग्रेजों के शासनकाल में कभी सूर्यास्त नहीं होता था। अब आप कहोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है, दुनिया गोल है, यहाँ पे सूर्य निकला, यहाँ पे निकला, तो यहाँ पे तो इनका शासन है ही है, ठीक है, फिर यहां डूबेगा तो यहां निकलेगा सूर्य, तो इधर भी तो इन्हीं का शासन है। तो कुल मिलाकर के इनके काल में सूर्यास्त नहीं होता था, ऐसा बोला जाता था। तो अब बात हम कर, अब ये सब मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अब हम बात करने वाले हैं किसी अन्य कंट्री की। बात होगी यहाँ पर तुर्की की। तुर्की एक मुस्लिम कंट्री है। तुर्की में जो सबसे बड़ा पद मानते थे, मतलब सम्मानी पद माना जाता था, वो पद माना जाता था खलीफा का पद। क्या? खलीफा का पद माना जाता था। और इन्होंने, अंग्रेजों ने क्या किया, सन 1920 की बात है, खलीफे के पद को समाप्त कर दिया, एक तरह से इंसल्ट कर दी समझ लीजिए। अब ये मुस्लिमों के लिए काफी सम्मानी पद हुआ करता था, तो पूरी दुनिया के मुस्लिम, हर देश के मुस्लिम इस चीज से मतलब आहत हुए और उन्होंने इसका विरोध किया। और हमारे देश भारत में भी इसका असर देखने के लिए मिला। और अली ब्रदर्स ने, किसने? अली ब्रदर्स बोलते हैं, अली बंधु बोलते हैं, मोहम्मद अली और शौकत अली को, इन्होंने भारत के अंदर शुरू किया खिलाफत आंदोलन। इसकी जड़ कहां थी? तो शुरुआत हुई थी इसकी तुर्की से। ये याद रखना क्या चीज है, सिर्फ रट लेने से काम नहीं होता। आपने पढ़ लिया खिलाफत आंदोलन, हो गया, लेकिन एग्जैक्टली है क्या, ये चीज भी कहीं ना कहीं जान लेनी चाहिए, तो चीजें आपको लॉन्ग टर्म के लिए याद रहेंगी। ठीक है, और एक पॉइंट याद रखना, गांधी जी ने इस खिलाफत आंदोलन को सपोर्ट किया था। प्रश्न पूछा जाता है कि किसने सहयोग किया था, सपोर्ट किया था, समर्थन दिया था, तो गांधी जी ने इस आंदोलन को समर्थन दिया था। अब हम बात करेंगे 1920 गांधी जी के असहयोग आंदोलन की। इधर गांधी जी भी आंदोलन पे आंदोलन शुरू कर रहे हैं। अब एक प्रश्न ये पूछा जाता है, गांधी जी का प्रथम जन आंदोलन कौन सा था? जन आंदोलन देख लो, मैं आपको वो बता रहा हूं जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं डायरेक्ट, और आपको जब एग्जाम में मिलेगा ना तब आपको याद आएगी मेरी कि सर ऐसे बोल रहे थे, देखो यही क्वेश्चन आ गया। तो प्रथम जन आंदोलन पूछा जाए ना तो आप बता देना कि असहयोग आंदोलन। अभी आप कंफ्यूज हो गए, आप कहोगे सर आप बोले कि गांधी जी का प्रथम आंदोलन चंपारण सत्याग्रह था, अब आप बोल रहे हो गांधी जी का प्रथम जन आंदोलन असहयोग आंदोलन था। दिमाग की दही हो रखी है। ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। 1917 जन आंदोलन नहीं था। जन आंदोलन इन द सेंस, ये किसी जन आंदोलन मतलब व्यापक स्तर की बात हो रही है जो कि पूरे देश पे चला हो। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह बिहार के लिए किया गया, अहमदाबाद मिल मजदूर ये भी मतलब अहमदाबाद के मजदूरों के लिए किया गया। बट यहाँ पर आप देख रहे हो ना, ये जो 1920 का असहयोग आंदोलन, ये एक देशव्यापी आंदोलन था, तो इसको गांधी जी का प्रथम देशव्यापी जन आंदोलन बोला गया। क्या? गांधी जी का प्रथम देशव्यापी जन आंदोलन बोला गया। असहयोग आंदोलन मतलब अंग्रेजों का किसी भी प्रकार से सहयोग नहीं करना है। लेकिन गांधी जी ने ये बोला था कि देखो ये आंदोलन एकदम मतलब अहिंसा पूर्ण तरीके से चलेगा, किसी भी प्रकार की हिंसा इसमें बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो 1920 में शुरू किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 1922 में हुआ क्या कि 5 फरवरी 1922 की घटना है, गोरखपुर में एक चौरी चौरा कांड हो गया। अब ये चौरी चौरा कांड क्या था? कुछ वहां पर भारतीय व्यक्ति थे जिनको अंग्रेजों ने प्रताड़ित किया, तो फिर जाहिर सी बात है क्रोध तो आएगा ही। तो उन्होंने क्या किया, उन अंग्रेजों को दौड़ा लिया और उनको उन्हीं की थाने में बंद कर दिया और थाने में आग लगा दी, और कई अंग्रेज जो पुलिस वाले थे उसमें जल करके मर गए। अब ये घटना पूरे देश में आग की तरह फैल गई, मतलब इस घटना की खबर पूरे देश में आग की तरह फैल गई और अंग्रेज और ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गए। अब गांधी जी के ऊपर भी शिकंजा कसना शुरू हुआ। तब गांधी जी को पता चला कि भाई हिंसा हो गई, तो गांधी जी बोले थे तो अहिंसक तरीके से चलेगा, बट ये तो हिंसा हो गई। 5 फरवरी 1922, तो गांधी जी ने क्या किया, फिर 12 फरवरी 1922 को अपना असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। ठीक है, ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं, सारे ही इंपॉर्टेंट है, डेट जितनी बोल रहा हूं उनको स्पेशली याद रखिएगा। फिर 1923 की बात है, इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना कर दी मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने। देखिए हर कोई अपनी अपनी पार्टी बना रहा है, कुल मिलाकर के सबका पर्पस एक है, हमको ना देश को आजाद कराना है। तो याद रखना, पूछा जाता है स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। CR दास करके एग्जाम में दिया हो तो कंफ्यूजिएगा नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1924 की बात है, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से याद रखना।
1924 की घटनाएं, दो तीन चार घटनाएं हैं, दो ही पढ़ते हैं। कानपुर में एचआरए की स्थापना की थी सचिंद्र सान्याल और रामप्रसाद बिस्मिल ने। देखिए, सचिंद्र सान्याल ही कभी कभी आपको सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन में दिया होगा, तो याद रखिएगा सचिन सान्याल इसमें मेन रहेंगे। रामप्रसाद बिस्मिल भी मेन है, बट एग्जाम में मोस्टली सचिन सान्याल दिया होता है, लेकिन सभी के सहयोग से हुआ था। एचआरए मतलब कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो सीधा सीधा प्रश्न आता है, एचआरए की स्थापना कब हुई थी, किसने की थी, बस इतना याद रखिएगा। फिर 1924 की बात करते हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें गांधी जी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ये था बेलगाम अधिवेशन, जो कि कर्नाटक में है, तो याद रखिएगा 1924 में कर्नाटक के बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी गांधी जी ने, और ये एकमात्र ऐसा कांग्रेस का अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी, इसलिए प्रश्न हर बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। फिर अगला प्रश्न जो आता है, प्रश्न वो आता है 1925 से। अब देखिए 1925 की घटना भी इंपॉर्टेंट है। आंदोलन पे आंदोलन हो रहे हैं, इधर कर्नाटक में गांधी जी ने मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की। जस्ट उसके एक साल बाद सन 1925 में काकोरी कांड हो गया। अब काकोरी कांड पहले बोलते थे, बट अभी काकोरी कहाँ है, ये लखनऊ में है, ठीक है, यूपी की राजधानी लखनऊ में है। तो यूपी गवर्नमेंट ने क्या किया, कांड सुन के लगता है कि कुछ गलत काम हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ गलत हुआ तो था नहीं। तो काकोरी कांड का नाम बदल करके यूपी सरकार ने काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है। ये प्रश्न याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ भी सकता है, तो आप इसका जवाब दे पाए। एग्जैक्टली अगर मैं आपको डेट बता दूं तो ये डेट थी 9 अगस्त सन 1925। ये जो हमारे महान क्रांतिकारी थे, उन्होंने क्या किया, देखिए उन अंग्रेजों से लड़ने के लिए हथियारों की जरूरत थी। अब हथियार खरीदने के लिए पैसों की जरूरत थी, और पैसे थे नहीं, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि कुछ लूट करते हैं, कुछ पैसे की जुगाड़ करते हैं, लेकिन अपने ही देश वाले वासियों को लूटना तो गलत है ना। तो ये इन्होंने कुछ भी गलत काम नहीं किया। अंग्रेज क्या कर रहे थे, ट्रेन के माध्यम से पैसे लेकर के जा रहे थे, भारतीयों का पैसा ही बाहर भेजने की कोशिश कर रहे थे। इनको पता चल गया, इन्होंने पूरे प्लानिंग किया। शाहजहांपुर से ट्रेन निकली थी, और इनको पता था कि लखनऊ से होकर के जाएगी, काकोरी से पहले ही प्लान कर लिया था, और काकोरी में बैठ गए, ठीक है। वहां मतलब काकोरी में नहीं बैठे, नहीं मतलब पहले वहीं से बैठ के ही आए थे, बट काकोरी में इन्होंने चेन पुलिंग की और ट्रेन रोक ली। पहले से प्लान था सब कुछ, कहाँ रुकेगा क्या होगा, और इन्होंने सीधे गए और गन तान दी जो वहां का गार्ड था उसके ऊपर, और सीधे बोल दिए देखो हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं। और जो भी ट्रेन में यात्री थे उनसे बोल दिया कोई बाहर नहीं उतरेगा, हम सिर्फ ये खजाना लूटने हैं, बाकी हम किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। और किसी का एक तिनका भी नहीं लिया। यूजुअली डाकू लोग क्या करते हैं, यात्रियों को लूट लेते, इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इन्होंने बक्सा उतारा, नीचे रखा, बक्से का ताला तोड़ा, बस यही सब घटना थी, ठीक है। और बट ये बात जो थी वो अंग्रेजों तक पहुंच गई, और ये बात आग की तरह फैली, और कहीं ना कहीं अंग्रेज इस चीज से और ज्यादा सतर्क हो गए, और फिर इनको गिरफ्तार भी कर लिया गया, फांसी की सजा भी हुई थी, ठीक है। तो बाकी हम इस विषय पे बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, वरना एक वीडियो पूरा इसी टॉपिक पर बनाने वाला है। बट हम इतना ही याद रखेंगे क्योंकि अभी हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ रहे हैं। आगे बढ़ जाते हैं। सन 1925 की बात है, इंडियन नेशनल कांग्रेस कानपुर अधिवेशन हुआ था। अब इसमें जो अध्यक्ष बनी थी वो बनी सरोजनी नायडू, जो कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस का कानपुर अधिवेशन, ये अभी मैंने आपको बताया था, 1917 का कोलकाता अधिवेशन, वो उसमें जो अध्यक्ष थी वो कौन थी, एनी बेसेंट थी। एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष थी, लेकिन अगर प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा जाएगा ना, तब आपको टिक मारना होगा सरोजनी नायडू पे। तो कंफ्यूज नहीं होना है, 1917 वाले एनी बेसेंट थी, 1925 में सरोजनी नायडू थी। एनी बेसेंट प्रथम प्रथम महिला अध्यक्ष थी, और सरोजनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। सारे पॉइंट याद रखना है, सारे इंपॉर्टेंट है। फिर 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई। अब साइमन कमीशन था क्या, ये सब आपको जानना चाहिए। 8 नवंबर सन 1927 को इंग्लैंड में साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई। ये जो साइमन कमीशन था, ये भारत में संवैधानिक सुधारों के लिए भेजा गया था, ठीक है। तो पहले नियुक्ति हुई 8 नवंबर 1927 को, फिर 3 फरवरी 1928 को ये भारत आया। अब देख रहे हैं ना, सारे डेट्स मैंने मेंशन किए, ये सारे डेट्स एसएससी के एग्जाम्स में पूछे गए। अब भारतीयों ने विरोध किया क्यों, ये तो संवैधानिक सुधारों के लिए आ रहा था, भारतीयों के फायदे की बात हो रही थी यहाँ पर, लेकिन ये इसमें विरोध इसलिए हुआ क्योंकि इसमें 7 सदस्य थे और 7 के 7 अंग्रेज थे। अब देख रहे हो ना, ये हमारे भारत देश के संवैधानिक सुधारों की बात कर रहे हैं, इनको खुद ही नहीं पता हमारे देश की आर्थिक स्थिति क्या है, राजनीतिक स्थिति क्या है, क्या क्या सामाजिक कुरीतियां हैं,
किनसे कैसे निपटना है, कौन सा कानून हमारे लिए बुरा है, कौन सा अच्छा है, तो ये तो अपने हिसाब से कानून बनाएंगे ना। इसीलिए जो है इसका काफी विरोध हुआ था और इसी विरोध के चलते एक प्रोटेस्ट, बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा था, उसी प्रोटेस्ट पर लाठी चार्ज कर दिया गया था। उसी लाठी चार्ज के दौरान लाला लाजपत राय के सिर पर लाठी लग गई थी और उसी की वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये कहीं ना कहीं साइमन कमीशन का जो विरोध था, ये लाला लाजपत राय की मृत्यु का एक बहुत बड़ा कारण बना था। ये जो प्रोटेस्ट हुआ था, इसी प्रोटेस्ट के दौरान ये शहीद हो गए थे। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर 1928 में, अगस्त 1928, नेहरू रिपोर्ट्स बाय मोतीलाल नेहरू, बस याद रखिएगा ये वाला ईयर। फिर 1928 की घटना है बारदोली सत्याग्रह, ये भी इंपॉर्टेंट है। बारदोली दरअसल गुजरात में है और ये किसानों ने कर वृद्धि के विरोध में किया था और गांधी जी के कहने पर इसका नेतृत्व जो है वो सरदार पटेल ने किया था और ये सफल नेतृत्व किया था। तो बारदोली की महिलाओं ने पटेल जी को सरदार की उपाधि दी थी इस सफल आंदोलन के बाद। ये पॉइंट याद रखिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर 1928 में चंद्रशेखर आजाद के द्वारा दिल्ली में HSRA की स्थापना की गई थी। किसने की थी? चंद्रशेखर। और भी कई लोग थे बट मेनली चंद्रशेखर आजाद का नाम इसमें दिया जाता है। अभी देखिए, मैं HRA पढ़ा था, HRA का ही एक रूपांतरित स्वरूप था जिसका नाम अब HSRA हो गया था, यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो बढ़ जाते हैं आगे। अभी HSRA की स्थापना हो गई है, चंद्रशेखर आजाद हो गए हैं, भगत सिंह हो गए हैं, सुखदेव हैं और कई सारे ऐसे क्रांतिकारी, इन सभी लोगों ने मिलकर के HSRA की स्थापना कर दी है। अब हम बढ़ेंगे एक इंपॉर्टेंट घटना की तरफ जो कि है 1929 की, जिसे बोलते हैं लाहौर षड्यंत्र। ये 8 अप्रैल 1929 की बात है। यहां पर आप दो घटनाएं पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहली घटना के बारे में हम सबसे पहले जिक्र करेंगे क्योंकि ये जुड़ी है सन 1928 जो साइमन कमीशन का विरोध हुआ था उससे रिलेटेड है। साइमन कमीशन का जब विरोध हो रहा था, मैंने आपको बताया था लाला लाजपत राय जी की सर पर लाठी लगने से मृत्यु हो गई थी और उनकी मृत्यु का जो मेन कारण था वो था पुलिस ऑफिसर स्कॉट। तो उसी को मारने का प्लान कर लिया क्योंकि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु सभी लोग लाला लाजपत राय जी को बहुत मानते थे, बहुत रिस्पेक्ट करते थे और इस पुलिस वाले की वजह से, इस पुलिस ऑफिसर की वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी। तो अब इन्होंने बदला लेने का पूरा प्लान कर लिया, इसको कब, कहां, कैसे, किस जगह पर मारना है। तो इन्होंने प्लान किया जैसे ये निकलेगा बाहर, ऑफिस के बाहर निकलेगा और इसको उड़ा दिया जाएगा। तो गलती से हुआ क्या, इन्होंने स्कॉट की बजाय जॉन सैंडर्स को गोली मार दी। किसको मार दी? जॉन सैंडर्स को गोली मार दी, ठीक है, जॉन सैंडर्स, ठीक है, डा बना देते हैं। जॉन सैंडर्स को गोली मार दी। तो स्कॉट तो नहीं मरा लेकिन जॉन सैंडर्स यहां पर मर गया। अब इनके ऊपर एक जॉन सैंडर्स की जो मर्डर का केस था वो यहां पर अंग्रेजों ने शुरू कर दिया, लेकिन ये पकड़े नहीं गए, ये निकल गए, ठीक है, ये पकड़े नहीं गए। ये पकड़े गए, इन्होंने खुद ही अपने आप को पकड़वा दिया क्योंकि कुछ बिल अंग्रेज जो है वो लेकर के आए थे और उन्हीं बिलों के ऊपर चर्चा चल रही थी लाहौर में चर्चा चल रही थी तो असेंबली में। तो इन्होंने क्या किया, असेंबली में जाके सीधा बम फेंक दिया, ठीक है। अब देख रहे हैं ना, जिगरा देखिए भाई साहब, सीधा जाके असेंबली के अंदर बम फेंक दिया और बम फेंकने के बाद भागे भी नहीं, बिल्कुल नहीं भागे, वहीं खड़े रहे। और इन्होंने कहा था ये बम ना हमने अंग्रेजों के कान के पर्दे खोलने के लिए फोड़े हैं क्योंकि उनको सुनाई कम देता है, ठीक है। और जब इनको पकड़ा गया तब इन्होंने नारा दिया था इनकलाब जिंदाबाद। तो बम फेंकने के लिए इन्हें जो सजा दी गई थी वो आजीवन कारावास की दी गई थी, लेकिन जेपी सैंडर्स का जो मर्डर हुआ था उस केस में इन्हें फांसी की सजा दी गई थी और वो मनहूस दिन था 23 मार्च। कौन सा दिन था? 23 मार्च सन 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी पर लटका दिया गया था। तो ये चीज आप यहां पर याद रखिएगा, ये था पूरा लाहौर षड्यंत्र। एग्जाम में आता है कि फांसी की सजा क्यों दी गई थी, तो जॉन सैंडर्स की हत्या कर दी थी उसकी वजह से जो है इन्हें फांसी की सजा दी गई थी। तो ये था पूरा लाहौर षड्यंत्र, ठीक है। दो घटनाएं आपको यहाँ पर याद रखनी। अब बढ़ेंगे आगे, सन 1929 की बात है, लाहौर अधिवेशन हुआ था और पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। इस अधिवेशन में इंपॉर्टेंट है, डेट याद रखना, कहां हुआ था, ये प्रश्न पूछा जाता है। और वैसे भी मैं कांग्रेस अधिवेशन पर एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूं, आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सन 1930 की बात है, नमक सत्याग्रह गांधी जी ने शुरू किया। गांधी जी ने नमक सत्याग्रह इसलिए शुरू किया क्योंकि नमक के ऊपर काफी ज्यादा टैक्सेस लगा दिए थे, काफी प्रतिबंध लगा दिए थे अंग्रेज सरकार ने, और गांधी जी ने कहा कि हम इनके मतलब खुद ही नमक बना करके इनकी इस नमक कानून को तोड़ेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर नमक सत्याग्रह गांधी जी ने शुरू कब किया? ये शुरू किया 12 मार्च सन 1930 को, डेट याद रखो, इंपॉर्टेंट है। कहां से शुरू किया? साबरमती से। अब ये प्रश्न तो यूपी के लेखपाल के एग्जाम में पूछा गया था कि कब शुरू किया, नहीं कहां से शुरू किया था? साबरमती से। कितने अनुयायी थे? तो इनके कुछ विश्वास पात्र अनुयायी थे 78,
ठीक है। 78 अनुयायियों के साथ में ये यात्रा शुरू की थी और 24 दिन तक यात्रा की थी और 6 अप्रैल सन 1930 को दांडी पहुंच करके नमक बनाया और नमक बना करके अंग्रेजों के जो बनाए गए नमक कानून थे उसको तोड़ दिया। और याद रखिएगा ये पूछा जाता है कि गांधी जी ने कितने दिन यात्रा की, 24 दिन में यात्रा की। कब शुरू की, 12 मार्च 1930। कब दांडी पहुंचे, 6 अप्रैल 1930। यहां तक ये भी प्रश्न पूछा गया कितने किलोमीटर की यात्रा की थी, 240 मील की यात्रा की थी या 390 किलोमीटर की यात्रा की थी। अब आप सोच रहे ना किस हद तक ये क्वेश्चन पूछता है, आपको उस हद तक के प्रिपेयर होकर के जाना है। अब पर्पस क्या है, जो पढ़ो सॉलिड पढ़ो और पूरा पढ़ लो, ठीक है, इतना सब कुछ याद रखना है। अब जब गांधी जी केवल 78 अनुयायियों के साथ ये यात्रा शुरू की थी और जब दांडी पहुंचे तो उनके पीछे हजारों लोगों को, 50,000 से ज्यादा लोगों का हुजूम खड़ा था। यानी गांधी जी जिधर से गुजरते गए लोग उधर गांधी जी के साथ जुड़ते चले गए और जो 2 डिजिट नंबर था वो कितने डिजिट नंबर बन गया आप सोच रहे, हजारों लोग उनके पीछे खड़े। अब गांधी जी ने 1930 में शुरू किया सविनय अवज्ञा आंदोलन। कुल मिलाकर के अंग्रेजों की कोई बात नहीं मानी, जो बोले चाहे उसका उल्टा करो बट उनकी कोई बात नहीं माननी है। तो ये था सविनय अवज्ञा आंदोलन। पूछा जाएगा कब शुरू किया गया, 1930 बता देना। फिर 1930 प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ, ठीक है, ये इंग्लैंड में हुआ था। उस समय इंग्लैंड का जो प्रधानमंत्री था वो कौन था, मैकडोनाल्ड था। इस बार इसमें कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया क्योंकि कांग्रेस विरोध कर रही थी, वो तो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करके बैठे, तो इन्होंने बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं किया। लेकिन 5 मार्च सन 1931 की बात है, गांधी जी के साथ इरविन आया। उस वक्त वायसराय था 1931 में, इरविन था, तो उसने गांधी जी के साथ समझौता किया, कुछ अपनी शर्तें मनवाई, कुछ गांधी जी ने अपनी शर्तें मनवाई, ये हो गया समझौता। अब गांधी जी गए पार्टिसिपेट करने। फिर 1931 में जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन था उसमें गांधी जी पार्टिसिपेट किए थे। आगे हम देखेंगे यहाँ पर ये वाला, ठीक है, इसमें गांधी जी पार्टिसिपेट किए थे। लेकिन उसके पहले ये 23 मार्च 1931 की घटना है। क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को लाहौर की सेंट्रल जेल में फांसी की सजा दे दी थी अंग्रेजों ने, याद रखिएगा। और इसीलिए हम लोग हर साल 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे सर शहीद दिवस तो 30 जनवरी को मनाया जाता है, जिस दिन गांधी जी को गोली मारी थी नाथूराम गोडसे ने। जी नहीं, उस दिन तो मनाया ही जाता है, बट 23 मार्च को भी शहीद दिवस मनाया जाता है। दोनों ही दिन शहीद दिवस मनाया जाता है, आपको याद रखना है। फिर 1931 को इंडियन नेशनल कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ था, यानी इस अधिवेशन को कराची में आयोजित किया गया था और इसकी अध्यक्षता की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस सम्मेलन में मौलिक अधिकारों की मांग को प्रमुखता से रखा गया था। फिर 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था और इस बार गांधी जी गए थे इंग्लैंड इस सम्मेलन में पार्टिसिपेट करने के लिए। फिर 16 अगस्त 1932 की बात है, सांप्रदायिक पंचायत यानी कम्युनल अवार्ड की घोषणा करी अंग्रेजों ने इस रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा, क्योंकि उस वक्त अब यानी 1932 की बात है, अब प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड था और इसने कम्युनल अवार्ड की घोषणा की। प्रश्न पूछा जाता है कि सांप्रदायिक पंचायत एक कम्युनल अवार्ड की घोषणा कब की गई थी, 16 अगस्त 1932 को की गई थी और इसके द्वारा दलित व मुस्लिम्स को पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। और गांधी जी ने इसका विरोध भी किया था और गांधी जी नाराज भी हो गए थे। और गांधी जी उस वक्त कहां थे, यरवड़ा जेल में थे और गांधी जी ने वहीं पर अनशन शुरू कर दिया। अब गांधी जी एक तरीके से पूरे देश की रीढ़ की हड्डी थे। अब गांधी जी अनशन पर बैठे हैं, अगर गांधी जी को कुछ हो गया तो बड़ा दिक्कत हो सकती थी। तो कुछ लोगों ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को मनाया कि आप गांधी जी से मिलिए, ठीक है। तो फिर फाइनली बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर गांधी जी के पास गए पुणे की यरवड़ा जेल में और वहां पर चर्चा हुई बैठ करके। तो फिलहाल के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर गांधी जी की बात मान गए और ये जो दलितों को पृथक निर्वाचन व्यवस्था की गई थी इसको समाप्त कर दिया, इसको वापस ले लिया, अपनी उस मांग को वापस ले लिया और यहाँ पर समझौता हो गया। लेकिन कुछ सीट्स के लिए गांधी जी बोले कि दलितों के लिए हम कुछ सीट्स रिजर्व कर देंगे, ठीक है। तो बस यहाँ पर फिर बात हो गई, बस इतना आपको याद रखना है। अभी पूना पैक्ट की डेट भी अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है,
तो ये डेट याद रखो 24 सितंबर सन 1932 की बात है। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा गया है कि पूना पैक्ट हो गया, इरविन समझौता हो गया, इन सब की डेट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब आपको दे देगा पूना पैक्ट, अब दे देगा यहाँ पर 5 मार्च 1932, 24 सितंबर 1932, 28 दिसंबर 1932। अब आप कहोगे सर 1932 पढ़ा दिए थे, डेट बताइए नहीं भेजे, तो कैसे टिक मारोगे? तो डेट जरूर याद रखो, जो इंपॉर्टेंट है मैं वो आपको बताता रहूंगा बीच बीच में। 1932 की बात है। अब यहाँ पर तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था और कांग्रेस ने इस बार फिर से पार्टिसिपेट नहीं किया था। अच्छा, ये प्रश्न पूछा जाता है कि कांग्रेस मतलब तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने पार्टिसिपेट किया था? तो वो थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। इन्होंने तीनों ही गोलमेज सम्मेलनों में पार्टिसिपेट किया था। याद रखिएगा, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। फिर 1935 का भारत सरकार अधिनियम अंग्रेजों ने पास किया। अब इसके माध्यम से केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था लागू की गई और प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था समाप्त की गई। ये दोनों पॉइंट याद रखने हैं। आरबीआई की स्थापना करी 1 अप्रैल 1935 को और बर्मा को भारत से अलग कर दिया। बर्मा यानी कि म्यांमार, पहले बर्मा बोलते थे, अभी म्यांमार बोलते हैं, इसको भारत से अलग कर दिया। और उस वक्त राजधानी क्या हुआ करती थी? रंगून। वो गाना बनना नहीं था, मेरे पिया गए रंगून, वहां से किया है टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती है। ठीक है, तो ये बर्मा को अलग कर दिया गया, इसलिए गाना सुना रहा हूं, याद हो जाए भाई तुम्हें, कैसे भी करके याद करवा देंगे। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। फिर 1938 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का, ये दो इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो क्या कहानी सुनाने जा रहा हूं। इंडियन नेशनल कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन हुआ। अब प्रश्न ये पूछा जाता है कि हरिपुरा है कहां पे? गुजरात में प्रश्न बना है। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। देखिए, दो अधिवेशन है जिनकी अध्यक्षता नेताजी सुभाष चंद्र बोस किए हैं, इंपॉर्टेंट वाले। एक 1938, एक 1939। 1938 हरिपुरा में हुआ था, जो कि गुजरात में है। ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, उतना महत्वपूर्ण जितना महत्वपूर्ण ये 1939 वाला। देखिए क्या था, त्रिपुरी में अधिवेशन हुआ। देखा, 38 में अध्यक्ष बने, फिर 39 में अध्यक्ष बने। ये मध्य प्रदेश में, जबलपुर मध्य प्रदेश में त्रिपुरी नाम का स्थान है, वहीं पर इसका आयोजन किया गया था। अब घटना क्या थी, ये ध्यान से सुन लो, एक कहानी सुनाने जा रहा हूं। नेताजी को इतना कुछ वो नहीं था अध्यक्ष बनने के लिए। देखिए, अध्यक्ष के ऐसे नहीं होता था कि गए हम अध्यक्ष बनेंगे तो गए, हाँ हाँ ठीक आप बन जाओ, ऐसा नहीं होता था। इलेक्शन होता था। तो नेताजी अध्यक्ष का पद पहले ही ऑलरेडी एक बार ये मतलब जीत चुके थे चुनाव। फिर जब 1939 में नेताजी फिर खड़े हुए इलेक्शन में, मतलब होता नहीं, कमेटी बनती थी कि कौन अध्यक्ष, वोटिंग होती थी, तो नेताजी फिर से खड़े हुए। लेकिन गांधी जी बिल्कुल नहीं चाहते थे कि इस बार नेताजी जो है कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करें। गांधी जी चाहते थे कि पट्टाभी सीतारामैया, कौन? पट्टाभी सीतारामैया, ये अध्यक्ष बने, गांधी जी चाहते थे। लेकिन ये नहीं चाहते थे कि नेताजी बने। लेकिन अनफॉर्चुनेटली नेताजी अध्यक्ष बन गए। ठीक है, मतलब गांधी जी के हिसाब से देखो तो अनफॉर्चुनेटली नेताजी अध्यक्ष बन गए। अब गांधी जी नाराज हो गए भाई नेताजी को, लेकिन नेताजी बहुत मानते थे गांधी जी को, समझ रहे हैं? नेताजी बहुत ज्यादा मानते थे गांधी जी को। गांधी जी नाराज हो जाए, नेताजी को बिल्कुल पसंद नहीं आया। नेताजी बोले, अरे गांधी जी छोटी मोटी बात, पद की बात कर रहे हैं, अध्यक्ष हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं, आपकी बात है हम छोड़ देते हैं पद को। तो गांधी जी जब नाराज हुए, नेताजी उनको मनाने के लिए, इस तरह से बोल सकते हैं, उनके सम्मान में अपने पद को त्याग दिया, छोड़ दिया भैया। अब जब ये अधिवेशन का जो पद था वो त्याग दिया, तो अब अध्यक्ष कौन बने? अब अध्यक्ष कौन बने कांग्रेस के? तो अब अध्यक्ष बने क्या पट्टाभी सीतारामैया बने? क्योंकि पट्टाभी सीतारामैया को बनाना चाहते थे, जी नहीं। अब अध्यक्ष बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, जैसे बोल रहा हूं वैसे ध्यान रखो। अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये जो पूरा प्रकरण मैंने आपको बताया है, इसको त्रिपुरी संकट के नाम से जाना जाता है। क्या क्या नाम से जाना जाता है? त्रिपुरी संकट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि घटना ही कहां हुई थी? त्रिपुरी में हुई थी। तो ये था त्रिपुरी संकट, समझ गए ना? तो यह त्रिपुरी घटना, जो बोलना है वो बोल लो, यही था। अब प्रश्न कैसे पूछा जाता है? ये पूछेगा त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे? तो क्या आप बताओगे? पट्टाभी सीतारामैया? मत बताना वरना गलत हो जाएगा। आपको बताना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, समझ गए ना सारी की सारी कहानी? अब नेताजी ने पद छोड़ा। नेताजी का पर्पस एक ही था, देश को आजाद कराना, भाई सच्चे देशभक्त। तो इन्होंने क्या किया? हटाओ छोड़ो पद वद। इन्होंने अपना एक अलग ही फॉरवर्ड ब्लॉक नाम का मतलब एक बना लिया संस्था, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की सन 1939। इधर पद छोड़े, इधर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दी। तो ये प्रश्न पूछा जाएगा, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की थी नेताजी ने? 1939 में। फिर 1940 में, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग के द्वारा लाहौर अधिवेशन में की गई थी। 1940 क्या इंपॉर्टेंट है, अगस्त प्रस्ताव इंपॉर्टेंट है। वायसराय लिन लिथगो था, 8 अगस्त 1940 की बात है। ये जो अगस्त प्रस्ताव हो या क्रिप्स मिशन हो, ये सब संवैधानिक संवैधानिक समिति बनाने के लिए और संवैधानिक सुधारों के लिए, यानी जो संविधान सभा बनने वाली थी उसके लिए सारे के सारे प्रस्ताव लाए जा रहे थे। कुछ खामियों के कारण इनको रिजेक्ट किया जा रहा था, मतलब जो कांग्रेस थी उनके द्वारा। तो क्रिप्स मिशन ये भी आया, ये स्टैफोर्ड क्रिप्स के द्वारा आया, ये भी संवैधानिक समिति को लेकर के ही था कि हम एक संविधान सभा बना देंगे, फिर संविधान बनाया जाएगा, फिर देश को आजाद किया जाएगा। लेकिन कुछ पॉइंट्स इसमें बिल्कुल अच्छे नहीं थे, तो इसलिए जो था इसको भी रिजेक्ट कर दिया गया था। फिर गांधी जी ने 1942 में शुरू किया भारत छोड़ो आंदोलन। देखो बात ये थी ना, आपको पता ही होगा ना, दूसरा विश्व युद्ध 1939 से लेकर के 1945 के बीच चला था। अब अंग्रेज ना बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे युद्ध से, भाई वर्ल्ड वॉर था, तो इधर अंग्रेजों की शक्ति भी कहीं ना कहीं कमजोर हो रही थी, पकड़ छूट रही थी, क्योंकि इनको अपनी सेना भी भेजनी होती थी। तो यही मौका था 1942 में, गांधी जी ने सोचा इनको हटाओ, मारो, खेदो, यहाँ से सालों को भगाओ। तो वही शुरू किया भारत छोड़ो आंदोलन। 9 अगस्त 1942 की बात है, और गांधी जी ने नारा दिया करो या मरो। ठीक है, फिर 1943 की बात करें, नवंबर 1943 की, जापानी सेना के द्वारा अंडमान और निकोबार द्वीप को जीत करके आजाद हिंद फौज को सौंप दिया गया, और नेताजी ने इसका नाम शहीद व स्वराज द्वीप रखा था। देख रहे हैं ना, नेताजी का पावर कितना ज्यादा था भाई, जापान से इतनी अच्छी दोस्ती थी ना। इसके अलावा जर्मनी का जो हिटलर था उससे बहुत अच्छी दोस्ती थी नेताजी की, उससे मिलने गए थे। जापान वाले इतना मानते थे नेताजी को, देख रहे हैं ना, अंडमान निकोबार द्वीप को जीत करके नेताजी को सौंप दिया, और नेताजी ने नाम रखा शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप। आज भी देखेंगे ना, अंडमान हमारे ही पास है, निकोबार। 1945 की बात करते हैं, वेवेल प्रस्ताव पर विचार करने के लिए शिमला सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें सभी राजनीतिक जो दल थे वो शामिल हुए थे। तो याद रखिएगा, सीधा पूछा था शिमला सम्मेलन कब हुआ था, या वेवेल प्रस्ताव पर चर्चा के लिए शिमला सम्मेलन कब हुआ था, या वेवेल योजना कब आई थी, तो सब 1945 की ही बात है। फिर 1946 को शाही नौसेना विद्रोह हुआ था, इसमें मुंबई में मतलब हुआ था, आईएनएस तलवार के सैनिकों के द्वारा ये हुआ था। ठीक है, बस आप इतना थोड़ा थोड़ा याद करते रहिए, हर चीज की स्टोरी बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा होगा। फिर 24 मार्च 1946 की बात है, कैबिनेट मिशन भारत आया था। कैबिनेट मिशन के बाद ही तो संविधान बन के तैयार हुआ था, बाकी हम लोग प्रोसेस यहीं से शुरू हो गया था। फिर 16 अगस्त 1940 की बात है, कैबिनेट मिशन के विरोध में मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था। देखिए कुछ पॉइंट्स इसमें पसंद नहीं आए थे जो मुस्लिम लीग थी कैबिनेट मिशन के अंतर्गत। तो हुआ क्या था, इन्होंने कुछ अल्टीमेटम भी दिया कि हमारी मांगे पूरी की जाए, क्योंकि पाकिस्तान अलग बनाना चाहते तो उस तरह की कई सारी मांगे थी, तो इनको खारिज कर दिया गया था, और उसी के विरोध में इन्होंने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था। और ये प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस रूह कंपा देने वाला था। जी हाँ, सैकड़ों लोगों की इसमें लाशें बिछ गई थी, काफी ज्यादा खतरनाक था। और इसीलिए मौलाना अबुल कलाम आजाद ने भारतीय इतिहास का काला दिवस बोला था इस प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस को। ठीक है, चलिए अच्छा आगे बढ़ जाते हैं। 9 दिसंबर 1946 की बात है, संविधान की पहली बैठक हुई थी। ठीक है, और अस्थायी अध्यक्ष बने थे सच्चिदानंद सिन्हा। कौन? सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो अस्थायी अध्यक्ष बने थे। फिर 1906 और फिर उसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर को फिर दूसरी बैठक हुई थी, तो स्थायी अध्यक्ष बने थे राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने थे। वैसे ये सारी पॉलिटी की चीजें हैं, बट आप थोड़ा बहुत जानते चलिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अनंतिम सरकार की स्थापना हुई 2 सितंबर सन 1946 को, और पीएम बने पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, और फिर 20 फरवरी 1947 को इटली ने घोषणा करी 30 जून 1948 तक भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ, लेकिन 14 अगस्त 1947 को माउंटबेटन ने घोषणा कर दी पाकिस्तान अलग हो गया। ठीक है, यानी पाकिस्तान को अलग कर दिया गया एक तरीके से। तो ये, और इसीलिए अभी हमारे पीएम मोदी जी ने बोला था कि 14 अगस्त को क्या मनाएंगे, विभाजन विभीषिका दिवस मनाएंगे। तो प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 14 अगस्त को कौन सा दिन मनाया जाता है, या ऐसे पूछेंगे विभाजन विभीषिका दिवस कब मनाते हैं, तो 14 अगस्त को मनाया जाता है, याद रखिएगा। और फिर 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र की स्थापना हुई, यानी संविधान पूर्ण रूप से पूरे देश में लागू हो गया। अब देश आजाद हो गया, संविधान लागू हो गया, सब कुछ बढ़िया हो गया, लेकिन अभी भी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। कुछ लोग बहुत अमीर थे, कुछ लोग बहुत गरीब थे, क्योंकि जमींदारी प्रथा चल रही थी। ठीक है, अब जो मतलब रिच थे उनके पास पूरी की पूरी सारी की सारी जमीनें थी। तब विनोबा भावे ने शुरू किया भूदान आंदोलन, और लोगों से रिक्वेस्ट की, जो जमींदार थे उनसे रिक्वेस्ट की कि आप अपनी अपनी जमीनों को दान करें।
ताकि हम जो गरीब किसान हैं उनको वो जमीनें दे सकें और फिर धीरे धीरे इक्वालिटी आ सके, लोग खा कमा सकें। और तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव से इन्होंने शुरू किया और प्रथम भूदान आंदोलन रामचंद्र रेड्डी ने किया था और ये काफी सफल आंदोलन भी रहा था। बहुत सारे लोगों ने अपनी जमीनें दान की थी जो गरीब किसानों को बाद में दे दी गई थी। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन, सारे पॉइंट्स मैंने कवर करने की कोशिश की। आई होप वीडियो आपको डेफिनेटली पसंद आया होगा और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए।